हिंद। भारत में अंग्रेजों का कंपनी के रूप में आना और हम पे लगभग 200 सालों तक शासन करना, इसके बारे में हमें एनसीईआरटीओ में पढ़ाया जाता है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और लगभग 200 सालों तक राज किया। हमें विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और इसके बारे में कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, एक ऐसा देश था जिसे चाह के भी अंग्रेज अपने चुंगल में नहीं कर पाया। उस समय देखा जाए तो अंग्रेज भारत के कई हिस्से को अपने अंदर में कर चुका था, लेकिन इस देश को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेपाल अंग्रेजों के चुंगल में नहीं फंस पाया और कैसे नेपाल ने अंग्रेजों को लड़ाई में हराया। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि नेपाल ने कैसे किया ये सब। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अपने सहयोगी फ्रांसीसी को हरा दिया, तो उसके बाद अंग्रेजों की बंगाल में स्थिति और भी मजबूत हो गई और अगले 100 सालों में देखा जाए तो अंग्रेज पूरे भारत में फैल चुके थे। और उसी समय काठमांडू एली के बाहर के इलाके में कुछ ही मील दूरी पर एक प्रिंसली स्टेट गोरखा का एम्बिशियस राजा भी आगे बढ़ रहा था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में काफी बिजी था। और उनका नाम पृथ्वी नारायण शाह था और बाद में उन्हें मॉडर्न नेपाल के पिता के रूप में जाना जाने लगा। और पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू घाटी सहित आसपास के क्षेत्रों के राज्यों को जीतकर नेपाल का निर्माण किया था। और उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में दो प्रमुख शक्तियां थी, एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो दूसरी नेपाल की गोरखा आर्मी। जब कभी भी एक स्थान पर दो प्रमुख शक्तियां होती है तो उनके बीच टकराव होने के चांस लगभग कई गुना बढ़ जाते हैं। और फिर क्या था, दोनों के बीच एक डिसीजन बैटल रखी गई जिसे 1814 से 16 के एंग्लो गोरखा वॉर के रूप में भी जाना जाता है। आइए थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि क्या थी ये एंग्लो गोरखा वॉर और इसे क्यों लड़ा गया। इसे देखा जाए तो एंग्लो नेपाली वॉर या गोरखा वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नेपाल साम्राज्य की गोरखा आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश फोर्स के द्वारा लड़ी गई थी। ये इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी माउंटेन्स तक दोनों अपना विस्तार चाहते थे। और देखा जाए तो इस वॉर में गोरखा आर्मी की बुरी तरीके से हार हुई थी। ये सुगोलू की संधि के हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुई थी। और देखा जाए तो भाई गोरखा आर्मी के विस्तार को रोक दिया गया था, इनके पंख काट दिए गए थे। लेकिन देखा जाए तो ये 1814 से 16 एंग्लो गोरखा वॉर पहली लड़ाई नहीं थी गोरखा आर्मी और अंग्रेजों के बीच। इससे पहले 1767 में ब्रीफ वॉर भी लड़ी गई थी अंग्रेजों और गोरखा आर्मी के बीच में। और काठमांडू घाटी के राजा और अंग्रेजों के बीच पहले से एक ट्रेड रिलेशनशिप कर ली थी और अंग्रेजों ने सहायता के लिए अपनी सैनिक भेजी थी। जब घाटी के राजा पर गोरखाली आर्मी ने अटैक कर दिया था, कैप्टन किनलोक के नेतृत्व में अंग्रेजों की उस समय बुरी हार हुई थी और गोरखाली आर्मी ने इतना गंदा मारा था इन अंग्रेजों को उस समय। कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है कि यहाँ पर 1000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और कई सारे सैनिक हथियार छोड़कर भाग गए थे। और इसे किनलोक अभियान के नाम से भी जाना जाता है। और सुनहरे दिनों में नेपाल की सीमा शिमला, देहरादून, पश्चिम में दार्जिलिंग और सिक्किम सहित पूर्व में तिस्ता नदी तक फैली हुई थी। देखिए, उस समय गोरखाली सेना की अपनी एक अलग समस्या थी क्योंकि उनकी स्थापना जागीर सिस्टम यानी कि सोची समझी योजना के तहत की गई थी, जिसका मतलब होता है कि सेना में न्यूली एक्वायर्ड लैंड
से जुटाए गए टैक्सेस के माध्यम से भुगतान किया जाता था, क्योंकि उस समय नेशनल ट्रेजरी से भुगतान नहीं किया जाता था और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर विजय हासिल करनी पड़ती थी और यही लालच की वजह से इन्हें आगे देखा जाए तो अंत की ओर ले गया। आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा दोस्तों कि कैसे लालच ने बड़े बड़े साम्राज्यों को डुबो दिया। इनके साथ भी ऐसा हुआ जब इन्होंने गोरखाली सेना ने अवध में अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया, तो उस दौरान देखा जाए तो अंग्रेजों के पास कोई और उपाय नहीं था सिवाय मुकाबला करने के। और शुरुआती दौरों में अंग्रेजों की बहुत बुरी तरीके से हार हो रही थी, इसको ब्रिटिश सरकार पचा नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि अपने 6 अधिकारियों में से 4 को बर्खास्त कर दिया और एक की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। और अंतिम देखा जाए तो सीनियर रैंक के अधिकारी हुआ करते थे डॉक्टर लोनी। क्या आप जानते हो दोस्तों कि गोरखाली सेना को धोखे से हराया गया था। बड़ी संख्या में होने के बावजूद गोरखाली सेना लगातार लड़ती रही, लेकिन वो अपने सिस्टम में कुछ हरामियों की वजह से ही हार गई। नहीं तो गोरखाली सेना को अंग्रेज की कोई औकात नहीं थी कि उन्हें हरा दे। वो अपने सिस्टम में करप्ट लोगों की वजह से ही हार गई थी। उस समय उन्हें लालच दिया गया। आपको बताया ना, लालच ने बड़े बड़े लोगों को कैसे हरा दिया, बड़े बड़े साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया। यही हुआ था उस टाइम गोरखाली सेना के साथ। और आपको बता दें कि गोरखाली सेना के अंदर जो सैनिक थे वो पहाड़ी नहीं थे, वो अलग अलग टाइप से आते थे। और एक चीज़ और आपको हम बताते, उस समय देखा जाए गोरखाली सेना का देखा जाए तो लॉयल्टी अपने कमांडर के प्रति नहीं होता था, बल्कि अपने ट्राइब्स अधिकारी के प्रति होता था। ये कि अंग्रेज पहले ही भाग चुके थे और अंग्रेज अपनी चालाकियों के लिए ही जाने जाते थे। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में सैनिक गायब हो गए और गोरखा आर्मी को देखा जाए तो हार का सामना करना पड़ा। एंग्लो गोरखा वॉर में हार के बाद गोरखा आर्मी का अंत हो गया। उस समय नेपाल जो कि 20 जैसी ट्राइब थी और अंग्रेज़ों के लिए एक रिमोट और मिस्टीरियस प्लेसेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अंग्रेज़ों को नेपाल को काबू करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, फिर भी इस जगह के लिए कुछ उम्मीद थी और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। देखिए, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शानदार योजना बनाई। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले उन्होंने व्यापार के लिए काठमांडू से तिब्बत के लिए मार्ग खोलने की ज़रूरत थी और काठमांडू में एक फ्रेंडली शासन होना भी बहुत ज़रूरी था, जिसे उन्होंने नेपाल के इन्फ्लुएंस वाले नेशन के अंदर लाने के बाद हासिल किया। दूसरा, काठमांडू में अंग्रेज़ों को नियमित रूप से नेपाली शासन में जांच के लिए किसी की ज़रूरत थी। काठमांडू के सेंटर में एक ब्रिटिश रेसिडेंट होने के कारण वो काम पूरे तरीके से किया और नेपाल का शासन पूरे तरीके से ब्रिटिश शासन के तहत आ गया। यहाँ तक लोगों को इन्हें महसूस भी नहीं कर पाए कि हम अंग्रेज के अधीन होते जा रहे हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अंग्रेज़ों को ये सुनिश्चित करना था कि नेपाल को कभी मिलिट्री फोर्स जुटाने और फिर से पावरफुल नेशन बनने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने युद्ध में इन लोगों की बहादुरी देखी थी और उन्हें ब्रिटिश सेना में लाने की योजना बनाई गई थी और उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करने की नीति वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक थी और इतनी चतुराई से किया गया। सुगोली ट्रीटी में कोई मेंशन भी नहीं किया गया था उस समय और इस युद्ध के अंत में ब्रिटेन और नेपाल दोनों ने इस पर हस्ताक्षर करना था। दोस्तों, क्या आपको सुगोली की संधि के बारे में पता था? चलिए अंत में बात करते हैं सुगोली की ट्रीटी के बारे में। सुगोली ट्रीटी हस्ताक्षर करके अंग्रेज़ों को वो मिला जिसकी उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी। शायद इन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि नेपाल को कॉलोनाइज बनाने का सवाल कभी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इससे कंडीशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी भी शामिल है। बिना किसी जिम्मेदारी के पूरे नेशन के रिसोर्स पे अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ होशियार थे, ये हम सबको अच्छे से मालूम है। नेशन के रिसोर्स उनके पास थे और इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी।
इतिहास इस बात की गवाही दे सकता है कि नेपाल के शासकों ने अपने पर्सनल गेम के लिए अंग्रेज़ों के लिए रास्ता और भी आसान बना दिया था उस समय, और ब्रिटिश की किसी सीक्रेट इंटेंशन किसी ने कभी सवाल भी नहीं उठाया। यानी कि ब्रिटिश के किसी भी सीक्रेट इंटेंशन पे आज तक देखा जाए तो किसी ने उस समय भी सवाल नहीं उठाया था। अगर अंग्रेज़ नेपाल को अपनी वशीकरण बना लिया होता तो बाद में वो कॉमनवेल्थ का सदस्य बन जाता और अंग्रेज़ को गोरखाओं के साथ अन्य सदस्य देशों की सेना के समान व्यवहार करना पड़ता। लेकिन अगर आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा हो तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। यही कारण था कि नेपाल को अंग्रेज़ ने कभी कॉलोनाइज नहीं किया। आपके क्या विचार है दोस्तों, अगर नेपाल ब्रिटिश का उपनिवेशिक बन गया होता तो इसके आगे का भविष्य क्या होता? क्या भारत जैसा ही हाल हो जाता? क्या नेपाल और भारत दोनों मिलकर अंग्रेज़ को भगा सकते थे? क्या हो सकते थे उसके आगे के सिनेरियो? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।